इधर रांची प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो दिल्ली में धरना पार्ट 2 शुरू हो गया। रांची में छात्र भले राहुल गांधी का इंतजार करते रह गए, लेकिन दिल्ली में राहुल गांधी दोबारा धरने पर बैठ गए। यह अलग बात है कि धरना करीब 7 घंटों में खत्म हो गया। राहुल गांधी सीजेपी आंदोलन में पैलेट गन से पीड़ित एक शख्स की एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने को लेकर नाराज थे। बीजेपी कह रही है कि वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस ने ध्यान बटाने के लिए धरने वाला प्रयत्न चला। सवाल यह है कि यूथ सेंटिमेंट जा किधर रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। मैं समझता हूं गैर संवैधानिक बात है जो बीजेपी की ओर से इस मुद्दे को ध्रुवीकरण के चश्मे से देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पीड़ित थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। उसमें 2 जज और हैं। इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। राहुल गांधी फुल तेवर में है। कांग्रेस को लगता है कि हवा जबरदस्त फेवर में है। राजनीति में मामला नाउ एंड नेवर में है। कुल मिलाकर देश की राजनीति एक अलग कलेवर में है। रांची के छात्रों के आंदोलन से दूर रहे राहुल गांधी दिल्ली में धरने पर बैठ गए। बीजेपी ने ताबड़तोड़ जवाब दिए। उधर जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका और उनकी टीम को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। फिलहाल तो पहले पन्ने पर है कांग्रेस की राजनीति। बीजेपी के मुताबिक सीजेपी आंदोलन पर संसद में चर्चा से भागने वाली कांग्रेस अब सड़क पर है। राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता पहुंच गए संसद मार्ग थाने पर धरना देने। दरअसल राहुल पहुंचे थे सीजेपी के आंदोलन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल की जांच की जानकारी लेने डीसीपी ऑफिस। राहुल पैलेट गन पीड़ित साहिल लोहबच को भी अपने साथ लेकर पहुंचे थे। आरोप लगाया कि अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और इसी के विरोध में राहुल गांधी संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन बीजेपी के लिए ये बात सिंपल नहीं। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी का ये सारा ड्रामा वंदे मातरम के मुद्दे पर घिरने के बाद लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ संसद में बहस से भागे राहुल गांधी अब सड़क पर हंगामे के सहारे, क्योंकि सीजेपी आंदोलन को लेकर जो भी आरोप पुलिस और प्रशासन पर लगाए गए उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक हाई पावर्ड कमेटी गठित कर चुका है। प्रशासन ने इसकी जानकारी भी राहुल गांधी को दी। प्रशासन के इस स्पष्टीकरण के बावजूद धरने पर बैठ जाना राहुल गांधी के हठ योग को दर्शाता है और हठ योग के साथ साथ हताशा को भी दर्शाता है। इससे साफ हो जाता है कि उनका मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है, बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना है। तो सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी किन पॉइंट्स पर जांच करेगी? इसमें 4 प्रमुख बिंदुओं पर जांच होगी। पहला, सीजेपी आंदोलन के दौरान
क्या पैलेट गन, इलेक्ट्रिक लाठी या बिना चेतावनी के आंसू गैस की गोली दागे गए? दूसरा, अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की जांच भी इसमें शामिल है। तीसरा, महिला प्रदर्शनकारियों के साथ हुई हिंसा की जांच भी कमेटी करेगी। और चौथा, महिला प्रदर्शनकारियों के साथ छेड़छाड़ के आरोपों की जांच भी हाई पावर कमेटी करेगी। तो जब इन पॉइंट्स पर जांच हो रही है तो इस धरने की जरूरत क्या थी? और अगर धरना जरूरी था तो पहले ही क्यों न हुआ? इसमें कोई शक नहीं कि साहिल को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्याय जांच से ही मिलेगा और जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में कमेटी गठित की जा चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पीड़ित थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। उसमें 2 जज और हैं। आपको नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी। जो आपके मन में आएगा तो बस जहां जाके धरने पर बैठ जाएंगे और अराजकता फैलाना शुरू करेंगे। तो क्या राहुल गांधी छूटी ट्रेन पकड़ने के लिए उतरे हैं? क्योंकि जब एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले की जांच के लिए हाई पावर्ड कमेटी गठित कर चुका है तो फिर इस राजनीतिक धरने की जरूरत क्यों पड़ गई? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। युवा पे गोली चलाई जा सकती है मगर आंख दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। वंदे मातरम के मुद्दे पर, वंदे मातरम के विषय पर पूरे देश में चारों ओर से घिर चुकी है। राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर जनता कांग्रेस से जवाब मांग रही है। अपने इसी राष्ट्र विरोधी चेहरे को छिपाने के लिए और इस जो भारी फजीयत हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने आनन फानन में यह ध्यान भटकाने का यह नया ड्रामा रचा है। इधर राहुल धरने पर बैठे तो पूरा कांग्रेसी कुनबा उमड़ पड़ा। प्रियंका वाड्रा, जयराम रमेश, अधीर रंजन चौधरी भी धरना स्थल पर पहुंच गए। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भी एफआईआर को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि करीब 5 घंटे के शोर शराबे, हंगामे और धरने के बाद दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन वाले मामले में एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई। अभी कहा शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है, केस लॉन्च हुआ है। इधर जयपुर में सीजेपी के ऊपर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल सीजेपी के कन्वीनर आशुतोष राका और उनकी टीम पहुंची थी यहां जर्जर प्राथमिक स्कूलों का निरीक्षण करने, लेकिन गांव वाले इनसे नाराज हो गए। सीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच तीखी धक्का मुक्की हुई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। ग्रामीणों का ये कहना था कि हमें बाहर के लोगों की जरूरत नहीं है। बाहर अंदर क्या है सर, एक ही देश है। बाहर अंदर क्या है, हम भी इन्हीं के साथ हैं। हम कोई दूसरी पार्टी, दूसरे देश से नहीं आए हैं। हम अपने ही देश के बच्चों का बारे में बात करने आए हैं। मुझे नहीं पता है इनको कौन सिखाता है, बट हम एक ही है। आज जिस तरह की हरकत हुई है और पुलिस के कहने पर हुई है, पुलिस की शह पर हुई है, पूरे राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास में ये काला दिन है। 48 घंटे का हम समय दे रहे हैं। या तो जिन लोगों ने गुंडागर्दी करी है उनको अरेस्ट कीजिए और अपना ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो बात स्कूलों से आगे बढ़कर अब मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगी। इस तरह की गुंडागर्दी हम राजस्थान में चलने नहीं देंगे। आज पूरा देश देख रहा है। कितनी शर्म की बात है कि मेरे राज्य में, राजस्थान में, जो स्कूल्स के लिए, एजुकेशन के लिए इतना फेमस था, पूरे देश भर से लोग चलकर राजस्थान पढ़ने आते थे। IITians, चार्टेड अकाउंटेंट सबसे ज्यादा देश भर में राजस्थान प्रोड्यूस करता था। आज यहाँ पर जहां हम स्कूल ठीक कराने की बात कर रहे हैं वहां गुंडागर्दी हो रही है, मारपीटाई हो रही है। तो संसद के भीतर ही नहीं बल्कि संसद के बाहर सड़क पर कांग्रेस फुल फॉर्म में है। लेकिन क्या यह हंगामा, ड्रामा सियासी तौर पर कांग्रेस के लिए काम कर रहा है? सवाल तो ये भी है कि वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस ने क्या धरने वाला पैंतरा चला, और क्या इस पैंतरे का कोई सियासी माइलेज मिला? एक देश जहां खुशी के हर मौके पर कहा जाता है कि कुछ मीठा हो,
उसी हिंदुस्तान में चीनी की कीमत बेतहाशा बढ़ जाए तो हंगामा तो होना ही था। वैसे चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर सिर्फ हंगामा ही नहीं, राजनीति भी हो रही। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चीनी वाले गन्ने से इथेनॉल बना डाला, इसीलिए चीनी महंगी हो गई। सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा है? इथेनॉल और महंगी होती चीनी के कनेक्शन को क्लियर करती यह रिपोर्ट आप ध्यान से। कितने समय में रेट बढ़े? लगभग 20 दिन में जी। 20 दिन में कितने रुपए? 18 रुपए किलो लगभग बढ़े हैं जी। सुबह उठते से ही चाय शक्कर के बिना तो अधूरी है, तो फिर कस्टमर को तो इससे बहुत लॉस हो। 44 से सीधी 64 पे पहुंच गई है। 20 रुपए इंक्रीज हो गए प्रति किलो पे। 1000 रुपये कुंटल प्रति कुंटल की उछाल आ गई है। 1000 से 1200 रुपये तक आ गई है। धीरे धीरे मिलें बंद करी, गन्ना हमारा उत्पादन बंद हो गया और आने वाले समय में हमको अब 5 ग्राम चीनी खाने लायक भी ना छोड़े। रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों को मिठाई खिलाएंगी। गणपति और जन्माष्टमी का त्योहार करीब है, मिठाइयों की डिमांड बढ़ेगी। और फिर दिवाली भी तो है, जब दोस्तों से लेकर नाते रिश्तेदारों में मिठाई बांटी जाएगी। लेकिन इस बार जेब ज्यादा ढीली होगी, क्योंकि त्योहारी सीजन से ठीक पहले महंगी चीनी ने मिठास को फीका कर दिया है। हम लोग अगर कल शक्कर खरीदते हैं तो 59 रुपए होती है और वही शाम को हम लोग वही भाव लेते हैं तो वो 62 रुपए पहुंच चुकी होती है। 64 रुपए किलो पर केजी मिली है जी। और पिछले जो हम 10 दिन पहले ले गए थे 45-46 रुपए थी जी। हर चीज पे महंगाई बढ़ रही है सर, चीनी भी नहीं है, एक हर चीज पे ही है। जो चीज लेने जाओ वो चीज महंगी है। 64 रुपए बोल रहे, 44 से सीधी 64 पे पहुंच गई है। 20 रुपए इंक्रीज हो गए प्रति किलो पे, बहुत ज्यादा है। 1-2 तो चलता है। जिक्र भर करने की देर होती है, चीनी को लेकर लोगों की नाराजगी खुलकर सामने आ जाती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बाजार में चीनी के थोक भाव रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 18 अगस्त को चीनी की खुदरा कीमत सालाना आधार पर करीब 13% बढ़कर 52.30 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। लेकिन दावा किया जा रहा है कि खुदरा कीमतें करीब 60 से 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। शक्कर की कीमत 20 दिनों में 20 रुपए तक बढ़ गई है। महीने के शुरुआत में जो चीनी 45 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही थी, 20 दिनों में ही वो 64 रुपए प्रति किलोग्राम पर जा पहुंची है। त्योहार से पहले बाजार में चीनी को लेकर हाहाकार के बीच सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। चीनी के स्टॉक को लेकर लिमिट सेट कर दी गई है। अब चीनी का सिर्फ 15 दिन का ही स्टॉक रखा जा सकता है। 1 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक जो डीलर और कारोबारी महीने में 10 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का व्यापार करते हैं, वो अब सिर्फ 15 दिन तक का ही स्टॉक जमा करके रख सकते हैं। चीनी संकट को देखते हुए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। केंद्र ने 10 लाख टन रॉ शुगर के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को मंजूरी दी है, यानी कि विदेशों से चीनी के आयात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इंपोर्ट की गई रॉ शुगर से तैयार की गई रिफाइंड चीनी को 31 अक्टूबर 2026 तक घरेलू बाजार में बेचना जरूरी होगा। सरकार के फैसले पर चीनी व्यापारियों का क्या कहना है, इसे जानने और समझने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पूर्वांचल की सबसे बड़ी गल्ला मंडी वाराणसी स्थित विश्वेश्वरगंज पहुंची। पिछले 15 दिनों में कितनी इसकी कीमतों में उछाल आया, इसके बारे में बताइए। और फिर जो सरकार ने अभी जो फैसला किया है कि 15 दिन से अधिक स्टॉक नहीं कर सकते, इसका कितना असर होगा? देखिए, चीनी की कीमतें में 15 दिन में ये 1000 रुपये कुंटल प्रति कुंटल की उछाल आ गई है। 1000 से 1200 रुपये तक आ गई है। और जो सरकार फैसला ले रहे हैं वे ठीक है कि 1 महीना में बाउंड करेंगे तो लोग स्टॉक रखेंगे, 15 दिन में करेंगे तो मार्केट में रनिंग पोजीशन में रहेगी चीनी, समझेगी नहीं। तो सरकार का जो फैसला है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भोपाल के कारोबारी भी सरकार के फैसले से खुश हैं। ये एक अच्छा फैसला है, क्योंकि 7 दिन करने से जितनी जल्दी शक्कर आज मार्केट में उपलब्ध होगी उतना ही उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि शक्कर के रेट इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और जब माल अगर उपलब्ध मार्केट में रहेगा तो ज़रूर रेट गिरेंगे। सरकार का ये काफी अच्छा कदम है स्टॉक सीमा कम करने से। स्टॉक सीमा जो मिलर्स के पास या मैन्युफैक्चरर्स के पास काफी अधिक मात्रा में शक्कर रखी रहती थी, अब वो मार्केट में भरपूर मात्रा में आएगी, जिससे भाव में कमी आने की पूरी वो रहेगी कि भाव में कमी आनी चाहिए।
चीनी के दाम काबू करने को लेकर सरकार के फैसले पर लखनऊ के कारोबारियों को भी सुनते हैं। स्टॉक लिमिट को भी सरकार ने किया है कि स्टॉक कोई नहीं कर पाएगा, इसके लिए भी सरकार व्यवस्था कर रही है। और जितनी भी, चाहे वो मेडिकल कंपनीज हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो उनकी, चाहे वो खाद्य से संबंधित हो, सब पे उन्होंने लिमिट कर दी है। तो मुझे लगता है कि इससे स्थिति बेहतर हो जाएगी, कंट्रोल में आएगी। यानी सरकार ने पूरा इंतजाम कर लिया है कि त्योहारों के मौके पर चीनी की मिठास बरकरार रहे, लेकिन राजनीति कहाँ मानती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मोदी सरकार की E20 नीति की वजह से जनता को सड़क रसोई दोनों जगहों पर इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। गन्ना इथेनॉल बनाने में चला गया, इसलिए चीनी महंगी हो गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है? क्या चीनी की बढ़ती कीमतों की वजह एथेनॉल ब्लेंडिंग है? क्या देश के फूड प्रोडक्शन पर भारी पड़ रहा है एथेनॉल बनाना? एथेनॉल बनाने में गन्ने के रस का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में होता है, लेकिन सिर्फ गन्ने से ही एथेनॉल नहीं बनता है। एथेनॉल बनाने में गन्ने के रस के अलावा चीनी बनाने के बाद बचने वाला शीरा, मक्का, खराब हो चुके चावल, गेहूं और बाजरा के साथ ही सड़े हुए फल का इस्तेमाल किया जाता है। मानकों के मुताबिक पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथेनॉल में 67% मक्का, चावल की टुकड़ी और खराब अनाज का प्रयोग ही होता है। बाकी 33% हिस्सा गन्ने और उसके उत्पादों का होता है। जबकि कच्चे माल के तौर पर सीधे गन्ने के रस का इस्तेमाल किया जाता है, तो 1 लीटर शुद्ध एथेनॉल बनाने के लिए 12 से 15 किलो गन्ने की जरूरत होती है। 1 टन गन्ने से लगभग 70 से 84 लीटर एथेनॉल मिल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल देश में करीब 1022 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन हुआ। सवाल यह है कि क्या इसका चीनी के दाम पर असर पड़ा? हमने देश के बड़े कारोबारियों से जानने की कोशिश की। एथेनॉल मक्का से और चावल की किनकी से, इससे भी लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो हम लोगों को अपने विशेषज्ञों से और अपने व्यापारियों से बातचीत की, तो हम लोगों को जो जानकारी प्राप्त हुई, यदि 100% में देखा जाए तो 20% जो है वो गन्ने इससे लिया जाता है, गन्ने के उससे लिया जाता है। बाकी मक्के से और चावल से लिया जाता है एथेनॉल के लिए। तो केवल एथेनॉल इसकी वजह नहीं हो सकती। इधर ये इंटरनेशनली कह लीजिए या नेशनल लेवल पे ये थोड़ा समस्या है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही चल रहा है। ये सिर्फ चंडीगढ़ या किसी एक राज्य या एक शहर की प्रॉब्लम नहीं है। कारोबारियों का कहना है कि एल नीनो की वजह से मॉनसून कमजोर रहा और इससे भी चीनी की कीमतों पर असर पड़ा है। साथ ही लोग पैनिक बाइंग यानी कीमतें और बढ़ने की आशंका में तेजी से खरीदारी कर रहे हैं। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में गन्ने के रस से चीनी बनाने वाले कुल 703 मिलें हैं। इनमें 335 प्राइवेट, 325 सहकारी और 43 सरकारी चीनी मिलें हैं। अच्छी खबर यह है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में गन्ने की बुआई पिछले साल के लगभग बराबर ही हुई है, जो 5 साल की औसत बुआई से करीब 4 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। इसके साथ ही अक्टूबर से नई चीनी बाजार में आएगी तो दाम कम होना तय माना जा रहा है।